हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में। लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ और लगभग अभी प्राइस 15% अप जा चुका है। तो क्या ये एक मल्टी बैगर हो जाएगा और एंट्री लेनी चाहिए हमें या नहीं, अभी डिस्कस करेंगे इन सबको चार्ट पर। तो सबसे पहले फंडामेंटल डेटा देखते हैं और देखते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर का फंडामेंटल डेटा कैसा है। तो आप देखेंगे कि मार्केट कैप जो इस स्टॉक का है वो लगभग 5300 करोड़ का मार्केट कैप है। और जो कंपनी का पी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है तो पी नहीं निकल के आ रहा। और इंडस्ट्री का पी 14 का है अभी। और डेट कंपनी पर बहुत ही ज़्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही खराब कही जाएगी, 25% की प्रमोटर की होल्डिंग है। और जो 25% प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी 100% प्लेस्ड है। मीन्स उसको इन्होंने प्लेस करके रखा हुआ है जो प्रमोटर की होल्डिंग है। और आप अगर मीडियन पी इसका देखेंगे तो जो पहले जब प्रॉफिट में थी कंपनी उस साल, तो उस समय इसका मीडियन पी कितने का था, 9.2 का। और अभी तो मीडियन पी, अभी तो जो करंट पी है वो तो शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि स्टॉक अब करेंटली लॉस में है। ठीक है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात हम करें तो मार्च 2021 में आप देखेंगे कि 2000 करोड़ का लगभग जो सेल्स कंपनी जनरेट कर रही थी वो अभी तक सेम, बल्कि उससे कम ही हुई है। 2000 करोड़ का जो सेल्स था वो घट के 1870 करोड़ का सेल्स हो गया। और ओपीएम भी अगर आप देखेंगे कि 11% का जो ओपीएम था वो घटकर 9% रह गया है। और तो जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट में भी कमी ही आई होगी। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे कि 3 साल पहले जो 112 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा था वो इस क्वार्टर में, जो मार्च 2024 का क्वार्टर है, 91 करोड़ का है। जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ग्रो हुआ, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो नहीं हुआ। 131 करोड़ से घट के 91 करोड़ का हो गया। लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, हो सकता है सेंटिमेंट इससे इसका अच्छा हुआ। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है जो प्राइस ऊपर जा रहा है। कल शायद बयान आया किसी का कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो मई 2024 में हुई लगभग 15% की हुई है। और जो एफ आई मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसको बढ़ा के 20% तक किया जाएगा। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग में शुगर का जो इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है, उसमें जो सारी शुगर कंपनीज है उनमें सबको फायदा होने वाला है। सो बजाज हिंदुस्तान शुगर उन्हीं शुगर कंपनीज में से एक है। सो इसको भी बेनिफिट मिला और प्राइस में ऊपर, प्राइस मूवमेंट ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी वो अभी हम चार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या यह ट्रैप हो जाएगा हम लोग के लिए कि एंटर करें और कल को प्राइस नीचे आ जाए, तो अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ईयरली पीएनएल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ खास ग्रोथ सेल्स में भी नहीं रही है। आप 4300 करोड़ से जो इंक्रीज होते हुए 6100 करोड़ का सेल्स रह गया। और ये 6100 करोड़ अभी अगर पिछले 5 साल का डेटा देखा जाए, 6 साल का, तो कहीं मार्च 2019 में 6800 करोड़ का सेल्स एक साल का आ रहा था। और अभी उससे घटकर 6100 करोड़ का सेल्स हो गया। तो सेल्स तो कहीं से भी ग्रो नहीं की है। और जो 2012 में ओपीएम 11% का था वो घट के अभी केवल 4% रह गया। तो ओपीएम भी कहीं से भी ग्रो नहीं किया है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाती है, नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे कि पहले जो लॉस मेकिंग कंपनी थी अभी भी लॉस मेकिंग है। बीच में केवल किसी साल भी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं पोस्ट किया है। मार्च 2012 के बाद से 12 साल लगभग हो गए और अभी तक कंपनी लॉस मेकिंग है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो पिछले साल से इसका लॉस है कम हुआ है, उससे पिछले साल से इसका लॉस कम हुआ, और उससे पिछले साल से भी उसका लॉस कम हुआ है। मीन्स 291 करोड़ का जो लॉस था घट के 268 करोड़ का हुआ, फिर 135 करोड़ का हुआ, फिर 87 करोड़ का लॉस आया इस साल का। हो सकता है नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट में आ जाता है तो एक अच्छा प्राइस मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और स्टॉक प्राइस आपको जूम होता हुआ दिख जाएगा अगर कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया तो। अगर कंपनी ओपीएम अपने मेंटेन कर पाती है, जो 4% का ओपीएम अभी फिलहाल वो बढ़कर 5%, 6%, 7% हो जाता है, तो सेल्स पे जब ओपीएम का परसेंटेज बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आएगा। और आपको नेट प्रॉफिट अगर पॉजिटिव होता हुआ दिखा तो सेंटिमेंट तुरंत ही बदलेगा और स्टॉक प्राइस जूम होता हुआ दिख जाएगा आपको।
इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर में आपको देखने को बहुत ही मतलब पुअर सी होल्डिंग है, 25% जो कि प्रमोटर की होल्डिंग है, और 2% 2.5% के आसपास लगभग एफ आई की होल्डिंग है, और डी आई की होल्डिंग लगभग 8.6% की होल्डिंग है, और लगभग 64% के आसपास पब्लिक के पास स्टॉक स्टेक पड़ा है कंपनी का। तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, मतलब इन्वेस्टर्स का जो है रुझान इसमें। एक अच्छी बात ये थी कि जो एफ आई आई ने होल्डिंग अपनी इस क्वार्टर में बढ़ाई, लेकिन जो क्या बोलते हैं डी आई आई की होल्डिंग है वो घटी है लगभग 1% से, और वही होल्डिंग लगभग एफ आई आई ने बढ़ाई है। तो कहीं से भी मतलब जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी नहीं कही जाएगी अभी करंट डेटा के बेस पे। अगर आगे कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो वो इस पे आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, तो आप चेक कर सकते हैं उस समय क्या आगे मूवमेंट होगा वो देखा जाएगा। बट अभी चार्ट ओपन करते हैं और चार्ट पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या सीन निकल के आता है। हाँ, हमने चार्ट ओपन कर लिया बजाज हिंदुस्तान शुगर का, और पहले से मैंने एक लेवल ड्रॉ करके रखा है 38.95 का, और मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था जब इसके एवं अगर वीकली क्लोज आती है तो एक अच्छी मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगी। और तब का मैंने टारगेट क्या दिया था, लगभग 64 के आसपास का टारगेट दिया था, और 36 रुपए का प्राइस चल रहा था, शायद फरवरी में मैंने ट्वीट किया था। आप ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं, बजाज हिंदुस्तान नाम डालेंगे तो आ जाएगा उस पर। ठीक है, और अभी आज कौन सा डे है, थर्सडे है, कल फ्राइडे, कल की क्लोजिंग के बाद कंफर्म होगा कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है कि नहीं। 38.95 के एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप देखेंगे कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर होने जा रहा है अभी 2024 में। और लास्ट टाइम इस लेवल पे कब स्टॉक पहुंचा था, अगर मैं इसको मंथली कन्वर्ट करूं तो जल्द ज्यादा बेटर समझ में आएगा और जल्दी से दिख जाएगा। हाँ, लास्ट टाइम कब इसने स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था इस लेवल को कट करने का, लगभग 2012 में। आप देखिए यहाँ पर 3 अक्टूबर 2011 में 38.95 का जो लेवल है वो कट करने का स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था, और उसके बाद से लगभग 12 साल हो गए और स्टॉक उस लेवल को कट नहीं कर पाया और अटेम्प्ट तक नहीं किया। अभी 2-3 महीने पहले लगभग, जब फरवरी में मैंने ट्वीट किया था, उससे पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास किया था, बट ना ही मंथली क्लोजिंग आ पाई। और अगर वीकली पे अगर हम देखें तो वीकली पे भी आप देखेंगे तो वीकली पे भी क्लोजिंग नहीं आ पाई थी 38.95 के एवब। अगर कल जो है 38.95 के एवब क्लोजिंग आ जाती है, मीन्स 40 के एवब क्लोजिंग आ जाती है, और उसके बाद ब्रेकआउट फिर से कंफर्म हो जाता है, उसके एवं एक और क्लोजिंग आती है, तो फिर एक नई मोमेंटम देखने को मिलेगी बजाज हिंदुस्तान शुगर में। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा इसके लिए 52 का रहेगा, जो कि मैंने मार्क करके रखा है। और इसको मैंने मार्क किस बेस पे किया है, मैं आपको अगर पीछे ले चलूँ थोड़ा सा, तो आप एक मिनट जस्ट चार्ट ओपन हो जाए। हाँ, यहाँ 52.5 का जो 52 का जो मैंने लेवल मार्क रखा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब स्टॉक ऊपर से डाउनफॉल में था तो यहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया था। आप देखिए 2, 3 एंड फोर्थ टाइम ये ब्रेक करके उस लेवल को नीचे आ गया था। तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा फिर से 52 का, और उसके ऊपर का जो लेवल है जो कि 64 का है, तो 64 के लेवल पे भी देखिए स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, और उससे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था 64 पर। तो 64 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है इसके लिए, स्टॉक के लिए। और क्या स्टॉक का यहाँ से मल्टीबैगर क्या स्टॉक हो सकता है, फंडामेंटली कहीं से भी स्ट्रॉन्ग इसका डेटा नहीं है। और अगर इसका जो लाइफ टाइम हाई हम देखें, लाइफ टाइम हाई कितने का है इसका, ऑल टाइम हाई, जस्ट 1 मिनट चार्ट ओपन हो जाए। हाँ, इसका जो लाइफ टाइम हाई हो 480 के आसपास का, और 480 से अगर देखा जाए तो अभी स्टॉक लगभग 90% के आसपास डाउन है। और अगर यहाँ से स्टॉक कुछ भी ऐसा मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के अगर स्टॉक यहाँ से फिर से अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव कर लेता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आपको देखने को मिलेगा लगभग
11 गुना पैसा होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन ऐसा होगा क्यों? ऐसा होने के पीछे कुछ फैक्टर्स काम करने चाहिए, जैसे कि सेल्स कंपनी का अभी तक फ्लैट ही रहा 5-6 साल से, सेल्स में कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे। उसके बाद जो कंपनी का जो ओपीएम है, ओपीएम अच्छे से इंक्रीज हो जाए, जैसे 11% 12% का ओपीएम शुरुआत में कंपनी लेके आ रही थी, वैसा ओपीएम होता है। और जो 12 साल से अभी तक कंपनी नेट लॉस में है, वो नेट प्रॉफिट में अगर कन्वर्ट होता है तो एक बार प्राइस सूट अप होगा, तो प्राइस सूट अप होके ऊपर की तरफ जाएगा, तो लाइफ टाइम हाई को भी अचीव कर सकता है। लेकिन क्या ये अभी हो जाएगा? तो अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी तो इसके लिए जो लेवल मैंने मार्क करके रखा है 52 और 64, और उसके ऊपर का एक लेवल जो है 97 का। तो इसी इन्हीं लेवल को अगर अचीव करता है स्टॉक, और ये अचीव करने के चांसेस तब बढ़ जाएंगे जब वीकली क्लोज जो आएगा इसका 40 के एबव आएगा, और उसके बाद फिर से एक कंफर्मेशन आ जाएगा हमारा कि ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो कहीं ये लेवल जो है 64 का और 97 का लेवल अचीव होता हुआ हमको दिखेगा। और अगर ऐसा होता है तो करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो लगभग गेन कितने का आता है? अगर 52 का लेवल जो मैंने पहले मार्क करके रखा है तो लगभग 27% का गेन निकल के आता है, और अगर 64 का लेवल अचीव हो जाता है तो लगभग 54% का गेन निकल के आता है, और अगर 97 का लेवल अचीव होता है तो लगभग 134 का परसेंट का गेन होता हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। पहले हमको क्या करना है? वीकली क्लोज का वेट करना है, और उसके बाद उसके ऊपर कंफर्मेशन का वेट करना है। हो सकता है कोई ट्रैप हो और फिर से रिटेलर वहां पर फंसे और फिर से स्टॉक प्राइस डाउन आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लेंगे। मेरा काम है यहाँ पर बस आपके साथ अपनी एनालिसिस को पोस्ट करना। मेरी किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो और जैसे कि आज प्राइस सूट अप हुआ है ऊपर की तरफ, तो हो सकता है कल रिट्रेसमेंट आए और वापस यही जो लेवल इसको सपोर्ट मानकर स्टॉक फिर से ऊपर की ओर जाए, और हो सकता है कल फिर से ऊपर चला जाए। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? हमको अभी वेट करना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड लेंगे, आप अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, ट्रेड लेंगे, और क्या। ठीक है, बस यही आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।